अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। क्या हमें सोलर सिस्टम में लाइफ मिलेगी? क्या हमें ऐसी जगह पर लाइफ मिलेगी जहां पर पानी मौजूद है, पानी के बड़े बड़े समंदर मौजूद हैं, और अगर वहां पर माइक्रोबियल लाइफ है तो वो पानी से निकलने वाली हाइड्रोजन पर पल रहे होंगे? मैं आपको आज एक ऐसी ही जगह लेकर जा रहा हूं जहां पर हमें बहुत ज़्यादा कवी इम्कान नज़र आ रहा है कि ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में हमें मिल जाएगी। हम जा रहे हैं इस वक्त जुपिटर के एक मून यूरोपा की तरफ। मैं आपको यहाँ पर जुपिटर के 4 बड़े चांद दिखा रहा हूँ। इन्हें गैलीलियन मून्स कहा जाता है और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले जिस साइंसदान ने इन्हें डिस्कवर किया उनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से जुपिटर को देखा और उसके साथ उसे छोटी छोटी सैटेलाइट्स नज़र आई, नेचुरल सैटेलाइट्स, जो कि जुपिटर के गिर्द घूम रही थी। यकीनन वो यही 4 बड़े चांद थे। जुपिटर के 79 चांद हैं, जिसमें से तकरीबन 53 चांदों को, वैसे ये बड़ी मज़े की बात है कि मैं सोच रहा था कि चांद की जमा हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि हमने ज़मीन से हमेशा एक ही चांद देखा है, इसलिए शायद हमने ज़रूरत नहीं महसूस की कि उर्दू ज़ुबान में चांद की जमा में होनी चाहिए, तो हमें कहना पड़ता है कई चांद। तो इनमें से 53 चांद नाम दिए जा चुके हैं और बाकी चांद उनका नाम अभी दिया जा रहा है। सबसे करीब जुपिटर के है आयो, उसके साथ है यूरोपा जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं, फिर है गैनीमेड जो कि एक बहुत बड़ा चांद है और यहाँ पर भी पानी मौजूद है, यूरोपा पर भी पानी मौजूद है, और फिर हमारे पास है कैलिस्टो। अगर आप यूरोपा के गिर्द घूमने वाले इन चांद को गौर से देखें तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्बिट्स नज़र आएंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड दोनों किस्म के चांद दिखाने जा रहा हूँ। तो आपका सवाल होगा कि प्रोग्रेड चांद क्या होते हैं? प्रोग्रेड चांद वो हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, क्योंकि जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जुपिटर के गिर्द घूमते हैं। और अगर आप इनको देखना चाहते हैं इस इमेज में, तो आपको नीले रंग से दिखाया गया है कि ये प्रोग्रेड ग्रुप है। अगर आप बीच में देखें तो आपको लाल रंग से दिखाया गया है गैलीलियन मून्स, जो कि बहुत करीब घूम रहे हैं, और उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेड मून आते हैं। और फिर बीच में आपको एक सब्ज़ रंग का मून नज़र आएगा जिसका ऑर्बिट तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी एक प्रोग्रेड मून है। और जब हम बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको रेड कलर के ट्रेजेक्टरीज नज़र आएंगे, ऑर्बिट्स नज़र आएंगे, जो कि रेट्रोग्रेड मून के हैं। रेट्रोग्रेड मून ज़्यादा दूर होने की वजह से ओवल शक्ल के ऑर्बिट्स बनाते हैं, जबकि प्रोग्रेड सर्कुलर ऑर्बिट्स बनाते हैं। इनका रेफरेंस क्या है? स्पिन का रेफरेंस है हमारे पास सेलेस्टियल नॉर्थ पोल ऑफ द प्लैनेट। तो कभी भी अगर आप किसी प्लैनेट के गिर्द मून को डिटरमिन करना चाहते हैं कि ये चांद प्रोग्रेड है या रेट्रोग्रेड है, तो उसका जो रेफरेंस आपने लेना है वो उस प्लैनेट का नॉर्थ पोल, सेलेस्टियल नॉर्थ पोल लेना है। तो हम जुपिटर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेफरेंस जुपिटर का सेलेस्टियल नॉर्थ पोल है, जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट है। हमारी ज़मीन भी प्रोग्रेड मोशन में है, लेकिन क्या वीनस प्रोग्रेड मोशन में है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। यूरोपा हमारे सोलर सिस्टम का 6ठा बड़ा चांद है। अगर ज़मीन से चांद का फासला देखा जाए तो यूरोपा जुपिटर से उससे ज़्यादा, दुगना, 2 गुना ज़्यादा दूर है। इसकी ग्रेविटी 1.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ग्रेविटेशनली लॉक्ड है जुपिटर के साथ। इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से हमें ज़मीन से चांद की सिर्फ एक ही साइड, एक ही सरफेस नज़र आती है, एक ही साइड नज़र आती है, क्योंकि वो ग्रेविटेशनली लॉक्ड है ज़मीन के साथ और वो ज़मीन के गिर्द घूमती है, बिल्कुल ऐसे यूरोपा भी जुपिटर के साथ ग्रेविटेशनली लॉक्ड है और आप उसकी जुपिटर से एक ही साइड देख सकते हैं। यूरोपा को देखने को बहुत दिल करता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत मून है। आप अगर इसका क्लोज़अप देखें तो आपको बड़ी बड़ी
ब्राउन कलर की लाइंस भी नज़र आएंगी, आपको इस पर धब्बे भी नज़र आएंगे। और उसकी वजह यह है कि इस पर बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन जो लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जो कि सबसे पहले वॉयर ऑब्जर्वेशंस जो आई थी वॉयर स्पेसक्राफ्ट से, उसमें हमें नज़र आई, तो हमें पता चला कि इसके ऊपर बर्फ़ एग्जिस्ट करती, आइस है। और उस आइस में जब क्रैक्स पड़ते हैं तो वो क्रैक्स आहिस्ता आहिस्ता जब पुराने होते हैं तो वो ब्राउन कलर की लाइंस हमें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। कुछ क्रैक्स 20 किलोमीटर विड्थ रखते हैं। यहाँ पर जो टेम्परेचर है दिन का वो -160 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन अगर आप पोल्स पर चले जाएं तो वहाँ पर टेम्परेचर -220 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। तो बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर है। एक मरतबा स्पिन करने के लिए सिर्फ 85 घंटे चाहिए, तो इसका एक दिन और रात 85 घंटों का होगा। हमने जुपिटर को स्टडी करने के लिए जुनू सैटेलाइट जुपिटर भी भेजी, जो कि हमें जुपिटर की तस्वीरें भी भेज रही है और उसके साथ साथ उसके चांद को, मुख्तलिफ चांद को, गैलीलियन मून्स को भी स्टडी कर रही है। उसने हमें यूरोपा की बहुत सी तस्वीर भेजी और जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि यूरोपा पर एक लेयर है स्नो की, आइस की, और उस लेयर के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर है। यही ऑब्जर्वेशन हमें नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने भी भेजी। उसने भी यूरोपा को मैप किया और फिर हमें पता चला, उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूरोपा की तरफ भेजी और वो वापस आई, तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि इस आइस के नीचे पानी मौजूद है। आइसी क्रस्ट है ऊपर और नीचे पानी मौजूद है और पानी के अंदर वाटर जेट्स, गाइजर्स हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे वाटर का एक जेट ज़मीन से निकलता है बाज़ जगहों पर, बिल्कुल इसी तरीके से समंदर के अंदर भी वाटर जेट्स हैं और इसकी सरफेस पर भी वाटर जेट्स आपको नज़र आ रहे हैं। वाटर इसकी सरफेस पर भी फ्लो करता है, गर्म पानी इसकी सरफेस पर भी हमें नज़र आता है। लेकिन इसकी सरफेस पर एक तरफ तो हमें लाइंस नज़र आती हैं जो कि आइस के क्रैक होने की वजह से हैं, लेकिन हमें बहुत से स्पेस रॉक्स के इम्पैक्ट्स भी नज़र आते हैं। हमें छोटे छोटे क्रेटर्स नज़र आते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत से एस्ट्रॉयड्स आकर क्रैश होते रहते हैं या माजी में हुए हैं। अगर हम इसकी सरफेस की बात करें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे वॉल्केनोज भी नज़र आएंगे। ये ख़ास किस्म की वॉल्केनिक एक्टिविटी है जिसे क्रायो वॉल्केनिज़म कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि ये बर्फ़ानी आतिशफ़िशा है, आइसी वॉल्केनोज हैं, और जब ये फटते हैं तो इनमें से मीथेन, अमोनिया और वाटर बाहर की तरफ निकलता है और साथ ही वो फ्रीज़ हो जाता है। और यही वॉल्केनोज यहाँ पर आपको तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। यूरोपा पर ऑक्सीजन मौजूद है, तो क्या हम वहाँ पर सांस ले सकते हैं? यूरोपा पर ऑक्सीजन ज़िंदगी से नहीं आई, ज़मीन पर ऑक्सीजन ज़िंदगी से आई, लाइफ से आई। लेकिन यूरोपा पर ऑक्सीजन आई मेटेरॉइड से, जो कि बाहर से स्पेस से आकर इससे टकराया और उनमें ऑक्सीजन थी। इसकी वजह से यूरोपा पर हमें ऑक्सीजन की मिकदार नज़र आती है। लेकिन ये ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि इंसान बग़ैर मास्क के इसे इनहेल कर सके, तो हम वहाँ पर बग़ैर मास्क के नहीं रह पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर यूरोपा के इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कोर आयरन कोर है, सॉलिड कोर है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है। और जैसे हम कोर से बाहर आते हैं तो हमें रॉकी मेंटल मिलता है। रॉकी मेंटल के ऊपर हमें, अगर हम बाहर की तरफ आते जाएं तो हमें फिर पानी की एक बहुत बड़ी लेयर मिलती है, जिसमें हमें ज़िंदगी मिलने के बहुत ज़्यादा आसार नज़र आते हैं, जिस पर हम बहुत ज़्यादा रिसर्च भी कर रहे हैं। वो रिसर्च मैं अगली वीडियो पर आपको बताऊंगा कि कैसे हम यूरोपा पर ज़िंदगी को ढूंढ रहे हैं और उसकी टेक्नोलॉजी क्या यूज़ कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास जो क्रस्ट है वो आइसी क्रस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर की जो लेयर है वो सबसे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन वो सख्त है और वो आइसी है। यूरोपा पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए हम इस पर ज़िंदगी तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पर डायरेक्ट रेडिएशंस आती हैं सूरज से। गोया कि हमें ये उम्मीद है कि यूरोपा पे हमें ज़िंदगी मिल जाएगी और उसकी हम तलाश भी कर रहे हैं। लेकिन दो फैक्टर ऐसे हैं जो हमें मुश्किलात में डाल सकते हैं। एक तो ये कि यूरोपा पर बहुत ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड है
और ज़मीन पर जहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर अभी जिस तरह डेनिकल डिप्रेशन की बात की थी, हमें ज़िंदगी नहीं मिली, हम तलाश में लेकिन नहीं मिली। और उसके साथ साथ यूरोपा पर रेडिएशंस डायरेक्ट आकर अटैक करती हैं सूरज से। इसलिए हम इस चीज़ को भी सामने रख रहे हैं कि क्या वो रेडिएशन इसकी सरफेस पर किसी किस्म की ज़िंदगी को रहने देंगी या उसको ख़त्म कर देंगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी से हम इन समुद्रों में ज़िंदगी को ढूंढने जा रहे हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।